तुम लोगों को मैं नौकरी से निकालता हूँ अब। क्या बकवास की थी मैंने कि रमशा बीबी अगर घर से बाहर जाए तो मेरी इजाज़त शामिल हो। मुझे खबर हो कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, मगर तुम लोगों को लातों से मेरी जुबान समझ आती है। जावेद की तो मैं हड्डी पसली तोड़ता हूँ। उसे कहे तैयार हो, आज तुम लोगों की वजह से मेरी। फिर वो एकदम चुप हो गया। फिर संभल कर मोड़ काटते बोला। मेरी बीवी परेशान हुई है, अब भुगतने के लिए तैयार हो सब। उससे फोन काटा और उसे देखा जो अपनी दुनिया में खोई हुई थी। मिल गया चैन मुझे तकलीफ देकर? हो गई खुशी तुम्हें? मदर टेरेसा बने बगैर नींद नहीं आती ना तुम्हें? क्या जरूरत थी मेरे बाप के सामने आने की? अच्छा था ना, मार पड़ रही थी। तुम्हें यही तो चाहिए था। मुझे आपसे अलहदगी चाहिए थी। पूरी दुनिया हंसकर आपके बाप के सामने जलील होना नहीं। वाह, बड़ी अनोखी मोहब्बत। ओह, सॉरी, नफरत करती हैं आप मुझसे। बस मुझे अपनी जिंदगी से निकालना, लेकिन मेरा जलील होना बर्दाश्त नहीं हुआ। उफ, उसका तनसे अंदाज। रमशा ने उसे देखा और सिकंदर ने भी उसी वक्त उसे देखा। रमशा की आंखों में अजीब सी उदासी थी। ऊपर से उसके गाल। सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? उससे हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ तो रमशा एकदम पीछे हुई। थप्पड़ पड़ा है सिकंदर, कोई मुक्का नहीं। उससे अपने बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा। लेकिन ये थप्पड़ मेरे लिए मुक्के के बराबर है। कोई तुम्हें सख्त नजरों से भी देखेगा तो अपने अंजाम को पहुंचेगा। रमशा 1 मिनट के लिए खामोशी से गर्दन घुमाकर उस पागल और दीवाने शख्स को देखने लगी। आखिर इतनी मोहब्बत कौन करता है? रमशा ने अपना सर झटका। एक दिन लोगों को उनके सो कॉल्ड अंजाम में पहुंचाने के चक्कर में कहीं आप खुद ही अपने अंजाम में न पहुंच जाएं। सिकंदर मुस्कुराया। वो अब अपने इलाके की तरफ आ गए थे। उससे रमशा के गिर्द बाजू फैलाए और उसके एहतजाज करने से पहले उसकी कनपट्टी चूमी और उसके गाल से हिलाते हुए कहा। मैं अपने अंजाम पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ रे, अब तुम्हारी बारी है। उससे रमशा को छोड़ दिया और रमशा एकदम साकित हो गई। इस बात का भला क्या मतलब था? पौनी बांधकर वो वॉशरूम से निकलकर बाहर आई तो उसने टाइम देखा। सुबह के 11 बज रहे थे। उफ तौबा, आजकल इतना लंबा सोने लगी हूँ। ना जाने पेपर्स की तैयारी कैसे करूँगी। उससे कहते हुए वो अपनी गर्दन दबाकर स्लीपर चेंज करने के लिए बिस्तर के पास आई। जब उसने देखा साइड टेबल पे उससे जो पेंडेंट रखा था वो गायब था। 1 मिनट के लिए बर्फ ने उस टेबल को घूरा। उसके बाद बोली, कल रात तो इधर ही रखा था। हाय, कहीं सोने वाली हालत में गिरा तो नहीं दिया। उसने नीचे देखा और मस्जिद देखने के लिए बिस्तर के नीचे भी झुक पड़ी। फिर एकदम किसी ख्याल से उठी। जरूर वो मनहूस बांदर हरकुलिस आया होगा। मगर मैंने अपना रूम तो लॉक किया था। एक सेकंड। वो सीधा दरवाजे की तरफ आई। उसने देखा दरवाज़ा तो बंद था, मगर वो सामने मौजूद टेरेस के दरवाजे को न देख सकी, जो कि हल्का सा खुला था। उफ खुदाया! वक्त ने दिल पे हाथ रखा। एक लम्हे को तो वो सोच कर डर गई। इतनी गैर महफूज सी वो। आज लाज़मी बात करनी होगी, वरना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। हाय मामा, तो हानी मामा को भी मार देंगे अगर कुछ बुरा हुआ तो। वो नीचे उतर कर आई तो उससे महसूस किया घर वैसे ही बड़ा खामोश खामोश सा लग रहा था। दुराइना आप ही तो कहीं सो नहीं रही अब तक। एकदम उसने देखा कि नीचे वाले पोर्शन में कोई मौजूद नहीं है तो वो समझ गई या तो सारी कहीं चली गई हैं या फिर कोई है, लेकिन अपने कमरे में ही है। बाद में पता चल जाएगा। उससे टीवी ऑन कर दिया और सोफे पे आराम से बैठकर चैनल चेंज करने लगी। फिर एकदम उसे ख्याल आया कि रात को तो वो इतना सही से कुछ खा भी नहीं पाई, और जो थोड़ा बहुत खाया भी था वो भी आप ही के ज़बरदस्ती करने पर। अब तो भूख जोर की लग रही थी। वो उठी और सीधा किचन गई। किचन पहुंची तो उससे देखा वहाँ काउंटर की साइड पे खड़ा कॉफ़ी के कप में चम्मच हिला था और कहीं नहीं खुदा था। उससे पोनी के बजाय इस बार अपने बालों का बन बनाया हुआ था। आंखों में काला चश्मा था। ग्रे शर्ट और ब्लू जीन्स में पग को ना जान मस्मराइज कर गया। हदात ने सर उठाकर उसे देखा। वो बेबी ब्लू नाइट सूट में ढीली पोनी में मासूम सी गुड़िया लग रही थी। हाय! उसे समझ नहीं आई कि क्या कहे। अचानक ही उसके मुंह से हाय निकल गया। हालांकि वो उनसे बिल्कुल मुखातिब नहीं होना चाहती थी। हदात ने हैरत से उसे देखा, फिर सर को होले से हम करते हुए बोला। सलाम। आप अपनी हाय को जस्टिफाई करने के लिए उससे बोला। दुराइना अभी कहाँ है? हदात घूमकर कॉफ़ी का डब्बा कबर्ड में रख रहा था, एकदम ठहर गया।
क्या दुरायना ने उससे इत्तला नहीं दी? दुरायना कराची के लिए निकल गई है। वो पूछना चाहता था कि दुरायना ने तुम्हें नहीं बताया, मगर वो मुख्तसर बात करने का आदी था। बख्तावर का मुंह हैरत से खुल गया। वॉट? वो कराची? मगर कल रात तक उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था, सब हैरियत थी ना? अब खुदा क्या गया था। 2 दिन तक आ जाएगी, बेफिक्र रहें। हन्नान इधर ही है। इतना कहकर वो चल पड़ा। बख्तावर एकदम पीछे हुई ताकि उसको रास्ता दे सके। उसकी कलोन की स्मेल। स्टॉपिड स्टूपिड बख्त। हाय, मैं अकेली इस बड़े से घर में क्या करूंगी? खैर छोड़ो, बाद में सोचूंगी, पहले पेट पूजा कर लूं। वो अपनी सोचे झटक कर सीधा फ्रिज के पास आई और खोलकर कुछ तलाश करना चाहा, मगर हाली फ्रिज सॉस के उसका इस्तकबाल किया। दूरे आप भी कुछ रेडी करके नहीं गई? ऐसे कौन जाता है इतनी इमरजेंसी में? कोई बात होगी, वरना ये मलंग डॉक्टर बता देता। उफ, आई एम सो सॉरी बख्तावर, मुझे इतनी इमरजेंसी में जाना पड़ा। असल में मेरी पुप्पो बीमार है, उनको देखना है। आप परेशान मत होना, हन्नान और चाचू घर पे हैं। अगर कुछ हाई ही हो तो चाचू से कह देना, वो घर पे ज़्यादातर होंगे। बिला झिझक होकर कहना, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ठीक है आप भी, मगर मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ? वो तो बहुत इंटीमिडेटिंग से हैं। और आपको पता है, मेरी उनके साथ मुलाकात कुछ खुशगवार भी नहीं थी। अल्लाह भक्त, तुम अभी तक उन बातों को सोच रही हो। चाचू बिल्कुल भी डरावने नहीं है, मेरी जान, दिल के बहुत अच्छे हैं। और तुम कुछ भी चाहिए हो, वो बिना कुछ कहे तुम्हें वो चीज़ ला कर दे देंगे। और मुझे याद आया कि घर का सामान खत्म हो गया था, तो तुम चाचू को कहो कि वो ले आए। लिस्ट बना लोगी या मैं लिख कर भेज दूँ? बख्तावर के दिमाग में एक ख्याल आया, चेहरे पे अजीब सी शरीर मुस्कुराहट फैली। नहीं आपी, आप बिल्कुल पुरसुकून हो जाइए, मैं बना लूँगी। जब मिशी आपी नहीं होती थी तो मैं पहले लिस्ट बनाया करती थी। आप बेफिक्र हो जाइए। थैंक यू सो मच चंदा। और ना, मैंने पूरे सफ़र में परेशान रहना था। अपना ख्याल रखना। अब मैं चेक इन करने के लिए जा रही हूँ। ओके? ओके, अल्लाह हाफिज़। उससे फ़ोन बंद किया। तोबा, अब इस खड़ूस एक्स फौजी को खूब मज़ा सिखाऊंगी। लो जी वक्त, तुम्हारी हुक्मरानी का टाइम शुरू। ग्रे पेंट की जेबों में हाथ डाले वो नेवी ब्लू शर्ट में मलबूस सरवाजे के साथ लगा उसे देख रहा था, जो पिछले आधे घंटे से एक ही पोजीशन में बैठी स्विमिंग पूल में पैर डाले सोच में गुम थी। घर से उससे आधे से जायद नौकरों को फारिग किया था और जावेद का अशर नशर करके उसे ख्याल आया कि रे आखिर है कहाँ। जावेद ने चूंकि 10 दफ़ा माफ़ी मांगी और उससे कहा कि वो मजबूर था, क्योंकि मैडम ने उसे धमकी दे रही थी वो भी अपने आप को मार देगी या कुछ कर बैठेगी, तो सिकंदर को फिर उसे छोड़ना पड़ा। वाकई मोहतरमा अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि रे अपने आप को नुकसान पहुंचाए। कमरे में गया तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने सोचा ज़रूर टॉप फ्लोर पे हो, मगर वो उसे छत की बजाय स्विमिंग पूल एरिया से मिली। चलते हुए वो अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। वो अब घुटने को बेंड करके झुका और उसे देखा, जिससे घुंघराले बालों की 3-4 लटें उसके चेहरे के गिर्द तवाफ कर रही थी। पीले चेहरे में भी अजीब सा नूर, एक अजीब सा सुकून था, जिसे सिकंदर देखते ही बहुत शिद्दत से महसूस करता था। क्या थी ये लड़की, जो चाहकर भी बुरी, चाहकर भी नफरत के काबिल नहीं लगती थी। उसको देखकर बस कहा जा सकता था कि उसे प्यार किया जाए, और बस कुछ नहीं। रमशा ख्यालों में इतनी ज़्यादा गुम थी कि उसे सिकंदर के करीब होने का एहसास नहीं हुआ। एकदम सिकंदर ने शरारती नज़रों से देखते हुए उसके कानों के करीब ऊंची आवाज़ में डरावनी आवाज़ निकाली, तो रमशा एकदम उछल कर चीखी। उसके चीखने पे वो हंस पड़ा और उससे गिर्द बाजू फैलाए उससे पीछे होने से रोका, वरना मुहतरमा ने पूल में गिर जाना था। डरपोक शेरनी है आप मेरी जान। वो लड़की कहाँ गई जो मुझसे आंखों में आंखें डालकर लड़ती थी? गुस्सा और आंखों में दहशत ऐसी कि मुझ जैसा भाभी 1 मिनट काम जाए। और याद है, कुछ दिन पहले अपने एक बंदे की सही धुलाई की थी। रमशा ने उसे धुंध से देखने के बाद उसके बाजू अपने गिर से हटाए कि सिकंदर ने मजीद उससे अपने करीब कर दिया। यार, आज तो मत लड़ो, पहले ही इतनी मार पड़ी है मुझे। आज तो इस बेचारे पर रहम खा लो, आखिर को तुम्हारा दाऊद हूँ। आज उसने जिंदगी में पहली बार अपना नाम मुश्किल से कहा था। रमशा ने कनखियों से उसे देखा। वो काफ़ी अच्छे मूड में दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। रे, अगर आज तुम ना आती तो यकीनन मेरे हाथों से फारूक ने ज़ाया हो जाना था। मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हें धमका रहा था?
और उसने ये सब कैसे किया, कब किया, इतना भी एतबार नहीं है मुझ पर तुम्हें कि ये बात शेयर कर सकती। और अलहदगी की बात करते हुए तुम्हें ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। अब वो संजीदा हो गया था। रमशा का दिल किया वो सीधा उसके सीने पे मुंह दे, ये रोना शुरू कर दे, मगर वो कफन कबर की बेशुमार तस्वीरें जिन पे सिकंदर का पूरा नाम और मौत की तारीख लिखी हुई थी उसे कुछ करने ही नहीं दे रहे थे। एक जंजीर थी जिससे उसे कुछ भी करने से बांध दिया था। वो बोल नहीं पा रही थी। उसे पता था कि सिकंदर असल बात निकलवा कर रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो सिकंदर की उस दिन आखिरी दिन होगा। रे, मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, अब तो बताना होगा। एक तरफ तो मुझसे नफरत का इजहार करती हो, दूसरी तरफ मुझे डिफेंड करती हो, मेरे लिए थप्पड़ भी खाती हो। मैं इसे नफरत तो हरगिज़ नहीं समझ सकता। ये तुम्हारी गर्दन के निशान, ये तुम्हारी दर्द में छुपी आंखें सब कहती हैं तुम एक खुली किताब की तरह हो। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह मुझसे लड़ने का। बताओ मुझे। अब रमशा को बोलना पड़ा। आपसे किसने कहा कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है? मुझे अलहदगी चाहिए। मैं सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो अपनी बहन और बहनोई का कातिल है, और ना सिर्फ उनका बल्कि बेशुमार लोगों का। मैं आखिर क्यों रहूं आपके साथ? बताएं, किन वजूहात पे मैं रुकूं? आंखों से निकलते अश्क उसके इख्तियार में नहीं थे, एकदम निकल पड़े। सिकंदर को उसकी बातों से तकलीफ हरगिज नहीं हुई, बल्कि उसे उसके आंसुओं ने तकलीफ दी। उसकी आंखों को चूमते हुए अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है रे कि मैं तुमसे बेइंतहा इश्क करता हूँ? तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो रे, मेरी ऑक्सीजन हो, मेरी रूह का हिस्सा हो, मेरी रगे जान हो। तुम्हें खुद से दूर करना ऐसा है कि मैं मौत को गले लगा रहा हूँ। आई नो ये बहुत क्रिंज लगेगा सुनने वालों को, लेकिन मैं अपनी बेबसी बयान कर रहा हूँ। मैं जो औरत की बेइंतहा इज्जत करता हूँ, उनकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता, एकदम तुम्हारे मामले में बेकाबू हो गया। मुझे ज़माने की, तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप का किसी का ख्याल नहीं रहा। बस ये था कि ये लड़की अब मेरे पास हो, वरना मेरे लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूँ रे, तुम फोर्स की गई हो। उससे उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल पे रखा। एतबार तो करके देखो, बताओ मुझे। उफ, ये आदमी अपनी बातों से उसे मार रहा था। उससे खुद पे काबू करना था। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। रही फारूक की बात, तो उन्होंने बस मुझे हकीकत बताई थी और मैंने फैसला किया। और रही आपकी दिफा करने वाली बात, तो दाऊद, मैं हक और सच का साथ देती हूँ। आप गलत हैं तो आपको गलत ही कहूँगी, और अगर आप सही हैं तो आपको सही कहूँगी। सिकंदर उसे देखता रह गया। उससे अपनी नज़रें उसके गालों पर मरकूज की जहाँ उसे थप्पड़ पड़ा था। सिकंदर याद नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मंजर उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। अतीत आलम को उससे बख्श क्यों दिया, उसे अफसोस हुआ। सिकंदर ने अपना मूड बदला और मुस्कुराया। रमशो को उसकी मुस्कुराहट अजीब लगी। ओके स्वीट हार्ट, मान लिया मैंने कि आपके दिल का फैसला था, लेकिन सिकंदर की एक बात आपको पता नहीं है, और वो ये है कि जब किसी चीज़ से मोहर लगा देता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो चीज़ को अपना ना तो दूर उसे देख भी नहीं सकता, ना सोच सकता है। और तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी रे ऑफ सनशाइन। तुम्हें खुद से अलग करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए अब ये बहस ला हासिल है। मैं अब बिल्कुल भी सैड और गुस्से के मूड में नहीं रहना चाहता। चलो उठो, तुम्हें आइस पैक दूँ, जलन तो नहीं हो रही ना? ये आदमी वाकई अलग पीस था। उससे लड़ना, अपनी बात मनवाना रमशा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। हाँ, हो रही है दिल में जलन, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप मुझे छोड़ नहीं देते। सिकंदर ने उसके गेट पासों हटाए। बस इतनी सी बात, ये लो छोड़ दिया, लेकिन रात को मैं तुम्हें पकड़ कर ही सोऊंगा। चलो अब उठो, पैर पानी में ज़्यादा रखने से खराब हो जाएंगे, वरना मैं इस पानी को भी ट्रैम्पल करना शुरू कर दूंगा। सिकंदर अपने नाम का था, हमेशा अपने दिल की करता था। वो बेबसी से लब काट के रह गई। अब क्या करे? वो उसके दरवाजे के सामने कश्मकश में खड़ी सोच रही थी कि आया अंदर जाए ना जाए। समझ नहीं आ रही थी कि अंदर जाएगी तो बोलेगी क्या। अगर वो उसे देखना शुरू हो गया तो वो पक्का एक भी लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं फूट सकेगी।
उसने अपनी सारी सोचों को झटका और दरवाजे पे नॉक किया। उसके नॉक करने पर गंभीर आवाज़ से यस कहा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने देखा वो कुर्सी पे बैठा बुक पकड़े कॉफ़ी की सिप ले रहे थे। जब उसके आने पर हुदात ने अपना सर उठाया। लो जी, मेरी तरफ देखना ज़रूरी था। जो कहना था वो एकदम भूल गई। उससे ग्लासेस पहले पहनी थी, अब कमरे में आकर उतार दी। पहले पता नहीं क्यों पहनी थी, वो जैसे उसकी सोच पड़ चुका था। लेकिन जब बोला तो मुंह से कोई और ही बात निकली थी। जी, कोई काम था? उसके लहजे में अजीब सी सरदमहरी बख्तावर ने महसूस की थी। वो काश मेरी तरफ मत देखो। वो असल में ना किचन, यार मुझे क्या हो गया है? वो किचन सामान हुदात के माथे पे वैसे ही बल आगे, ऊपर से सफ़ेद आंख मजीद उसको कंफ्यूज कर रही थी। देखें, आपने कुछ कहना है तो जल्दी कहिए। क्यों, आपने कहीं जाना है? वक्त ने उसकी बात काट कर तेजी से कहा। नहीं, लेकिन मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ और इस वक्त किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। जब जाना नहीं है तो मुझे आराम से बात मुकम्मल करने दें। और किताब पढ़ना भी कोई मसरूफियत होती है। हालांकि वो खुद नॉवेल्स पढ़ना अपनी मसरूफियत समझती थी, लेकिन क्या है इस वक्त पता नहीं क्या रही थी। हदात को अजीब सी कोफ्त हुई। कहिए, क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। शुक्र है, वरना मुझे लगा अभी आप कहते जाइए यहाँ से। वो हंसते हुए बोली, फिर एकदम संजीदा हो गई जब हदात ने कहा। मैं कहना तो यही चाहता हूँ, मगर चूंकि आप हमारी मेहमान हैं तो मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं आपको यहाँ से तशरीफ़ ले जाने का कहूँ। ये मेरे मामू का घर है, मैं मेहमान तो हरगिज़ सही हूँ। अलबत्ता मेरी नाकिस अकल को मालूम पड़ता है कि आप मेहमान हैं और ज़्यादा लंबे पड़ जाने वाले मेहमानों की फहरिस्त में आते हैं। तौबा, मेरी खिंची जैसी जुबान। आप गालबन कुछ कहने आई थी मुझसे? ना चाहते हुए भी वो अपने लहजे की सख्ती को काबू ना पा सका। हाँ, वो असल में आप ही से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। घर का राशन खत्म हो गया है, लिटरली सब कुछ खत्म है। इवन अंडा भी नहीं है जो मैं उबाल सकूं। तो फिर मैं क्या करूँ? जमील अभी थोड़ी देर में आएगा, उसे कह दीजिएगा। बस इतनी लंबी बात कही भी मोहतरम ने तो यही कही। खुदात अब किताब की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। जब उससे महसूस किया वो लड़की अभी तक नहीं गई तो उसे नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। जी, मज़ीद कुछ कहना है मुझसे? बज़ाहिर तो उससे बड़े नॉर्मल होकर वक्त से पूछा था, लेकिन आंखें सही अपना काम कर रही थी। वो जमील छुट्टी पर गया है और आप ही ने कहा था कि आपसे कहूँ कि आप सामान ले आए। अदात उसे देखता रह गया। जी बस, और भी कुछ कहा था आपकी आपी ने? वो उसके तंज पे बल खा के रह गई, लेकिन बड़ा था वो उससे काफ़ी, तो वो बदतमीजी नहीं कर सकती थी। नहीं, और कुछ नहीं कहा। ठीक है। ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे यहाँ से जाने का इशारा किया। खड़ूस आदमी। ये छत पे ऐसी क्या खास बात है जो आप यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले नीचे लाया था कि फिर ऊपर चल पड़ी। पहले नौकर होते थे तो हर वक्त नीचे मौजूद होती थी। जैसे मैंने सबको फारिग किया तो आपका दिल छत पे लग गया। सिकंदर सीने पे बाजू लपेटे उसे देख रहा था। वो कपड़े तब्दील कर चुका था और इस वक्त मैदामी शलवार कमीज से मलबूस था। रमशा ने उसको एक नज़र देखा, फिर दोबारा आसमान की तरफ टिका ली जहाँ चांद और बेशुमार सितारे काले बादलों की ओट में छुप गए थे। ऊपर तो कुछ नहीं है रे, क्या देख रही हो? रमशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब ये म्यूट गेम खेली जाएगी। चैलेंज मत करना, हार जाओगी। चलो नीचे चलो, मुझे सख्त भूख लग रही है और खाना आज हम दोनों ने मिल के बनाएंगे। जैसे सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ा, रमशा बिदक के पीछे हुई। डोंट टच मी, वो तेजी से बोली। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। अच्छा, नहीं लगाता हाथ, लेकिन चलो तो सही। मेरे साथ नीचे, मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। आप और बोर? जाइए किसी का मुंह तोड़ाइए, इलीगल फाइट कराइए, या फिर अपना फेवरेट शुगर ड्रिंकिंग कर ले। बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। वो नखवत से बोलते हुए आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन सिकंदर उसकी राह में घायल हो चुका था। यार बीवी, इतना गुस्सा? आओ चलो, पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए शूटिंग गेम खेल लेते हैं। रमशा ने अपनी आंखें घुमाई। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ और आप ये करके मेरा गुस्सा ठंडा नहीं बल्कि और बढ़ा रहे हैं। सिकंदर उसके करीब हुआ तो वो एकदम पीछे हुई। कितना दूर? 1 इंच, 2 इंच या 3 इंच? बस, इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकता मैं। रमशा का दिल किया या तो अपने बाल नोचना शुरू कर दे या सिकंदर के।
मैं आपसे हज़ारों मील दूर रहना चाहती हूँ। हटिए। उस साइड से जाने लगी कि सिकंदर फिर से उसकी राह में आ गया। हटाओ मुझे। हजारों मील दूर। कितना अच्छा जोक कर लेती हो रे। पता है ये बात नामुमकिन है, तो फिर करती क्यों हो? यू आर टोटली सिक। आपसे तो बात करना फजूल हो गया है। वो जाने लगी जब सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यस, आई एम मेंटली सिक। जाहिर है तुमसे जो मोहब्बत की है अच्छे बच्चों की तरह आज को लड़ाई नहीं करेंगे। ऑलरेडी पूरा दिन हमारा बुरा गुजरा है, बड़ों से मार भी पड़ी है, तो अपनी टेंशन किसी और चीज़ पर डाइवर्ट करते हैं। वो उसका हाथ पकड़े अब उसे नीचे लेकर चलने लगा, जबकि वो अपना हाथ छुड़वाकर गुस्से से नीचे चल पड़ी। सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट को जोर से दबाया। कब तक मुझसे भागोगी रे? कब तक दुनिया से डरोगी? ये क्या? आपने मुझे इतना घंटा बिठाया खाली पेट, वो भी सिर्फ दर्जन अंडों के लिए। अदात लॉन की कुर्सी पे बैठा सिगरेट सुलगाने लगा था जब मैजेंटा पिंक शलवार कमीज से मलबूस चलते हुए गुस्से से वो उसके सामने आई। अदात ने 1 मिनट के लिए नासमझी से देखा, फिर सिगरेट सुलगा कर कहा, आपने ही कहा था कि आप अंडा उबाल कर खाना चाहती हैं, तो मैं वही तो लाया हूँ। क्या कम ले आया? वक्त उससे देखती रह गई। नहीं, 1000 दर्जन ले आते। मैंने पोल्ट्री फार्म जो खोलना था। मैं हाली अंडों का क्या करूंगी? उसे इतनी जोरों की भूख लग रही थी, ऊपर से ये शख्स उसके हाथों से पूरी तरह जाया होगा, जितनी उम्र का हो मेरी बला से। अर्थात को भी गुस्सा चढ़ गया। सिगरेट का गहरा कश लेते हुए बोला, मेरी बला से आप उन्हें उबालें, फ्राई करें या अपने सर पे फोड़ें, मुझे अब डिस्टर्ब मत कीजिए। ऑलरेडी मैं इतने मसरूफियत में आपके लिए लाया हूँ और आपके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। आपका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जन अंडे लाने का, वो भी इतनी मसरूफियत निकाल कर। मैं आपका एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगी। कोशिश करूंगी इस एहसान को जल्द से जल्द उतारूं। हदात की बात पर उसे चबा चबा कर कहते हुए तेजी से मुड़ गई। हदात सिगरेट का हाथ से फेंक कर अपने पाँव रखकर जोर से मसलने लगा। उसकी नजरें बख्तावर की पुष्प पे थी। आंखों में छुपी एक अजीब सी रोशनी कुछ अच्छे सिग्नल से ही दे रही थी। अनीका खामोश हो गई तो सुकूतदारी माहौल को सबसे पहले फारूक ने खत्म किया। उस लड़के ने कहा और तुमने उसकी बात मान ली। हाउ कुड यू डू दिस टू अस अनिका? मुझे ही पड़ा। अनीका ने तकलीफ से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वो वाकई सिकंदर नहीं था। सिकंदर जैसा कोई नहीं हो सकता। उसे समझा था। बिना जजिए उसकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी। हालांकि वो इस बात का फ़ायदा उठा सकता था, उसकी इज्जत मीडिया में उछाल सकता था, लेकिन उससे उसकी हिफाजत की, उसका साथ दिया, उसे सहारा दिया। कौन होता है ऐसा इस दुनिया में? तुम हम सब के साथ ऐसा करोगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। उसका दिल किया अपने कानों को बंद कर दे, और वो पल सोचे जब सिकंदर उसके पास आया था। वो तब जब वो खुद को थोड़ा सा संभाल चुकी थी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा अनिका, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि रात के टाइम तुम सड़कों पे अकेली क्या कर रही थी और पुलिस वाले तुम्हें कैसे स्टेशन लाए? देखो, ये ज़रूरी है। मैंने तुम्हें 2 दिन के लिए नहीं छेड़ा क्योंकि तुम ठीक नहीं थी, मगर ये मामला बहुत हसास है। अगर ज़रा सी भी बात मीडिया तक आ गई तो पता है ना क्या हो सकता है। लेकिन बेफिक्र हो, मैं सब संभाल लूँगा। बस मुझ पे पूरा भरोसा करके मुझे बताओ, उस दिन क्या हुआ था? अनीका नम आंखों से उस शख्स को देखने लगी जिससे वो हमेशा नफरत की निगाहों से देखा करती थी। हमेशा शोले ही भड़के हैं इस शख्स के लिए। और ये शख्स क्या कर रहा था? मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। मेरी यूनिवर्सिटी का था, लेकिन उसकी रेपो कुछ अच्छी नहीं थी। काफ़ी बिगड़ा हुआ था और हासा बदतमीज़ भी। लेकिन वो एकदम भर आई हुई आवाज़ में बोलते हुए चुप हो गई। सिकंदर ने गहरा सांस लेते हुए उसका हाथ पकड़ा। कैरी ऑन। वो मेरे से बड़े अच्छे तरीके से पेश आता था। हर वक्त मेरे इंतज़ार में अपनी क्लास भी मिस कर देता था। 3 साल मुझसे सीनियर था, लेकिन उसकी निगाह में अपने लिए मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई दी भाई। मगर हम दोनों ने इजहार नहीं किया। सिकंदर ने उसे बिल्कुल नहीं टोका। चेहरे की तासरुआत नॉर्मल रखे। वो बस सुनता गया। एक दिन मेरा क्लास फेलो मुझसे बात कर रहा था। वो पीछे से आया और उसने उसे मारना शुरू कर दिया। दोनों के दरमियान लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बात कत्ल और गारत तक पहुंचने लगी। मगर शुक्र, बर वक्त मामला संभल गया। उसी दिन उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और आपको पता है,
हर लड़की मोहब्बत ही चाहती है। अगर उसे मोहब्बत मिल जाए तो वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन समझने लगती है। मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत से ज़्यादा हमें इज्जत चाहिए होती है। मोहब्बत बेशक ना मिले, इज्जत ज़रूर मिले। बस फिर मोहब्बत मिलती गई, मगर इज्जत ख़त्म हो गई। वो मुझ पे पाबंदियाँ लगाने लगा, मुझसे बदतमीज़ी से पेश आने लगा। क्लास फेलो को छोड़िए, मुझे मेल टीचर से बात करने नहीं देता था। अब ये इम्पॉसिबल सी बात है ना, भला ऐसे कैसे हो सकता था? वो उनकी बजाय मुझे बुरा कहने लगा, धोखेबाज, बेवफा और पता नहीं क्या-क्या कुछ लफ्ज़। तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उस वक़्त मोहब्बत इतनी सर पर सवार हुई थी कि वो चुप हुई और अपने चेहरे पे हाथ रखकर रोना शुरू कर दिया। मैंने अपनी अना, गैरत सब कुछ मिट्टी में दफन कर दी। बस वो मुझे प्यार करता है, इतना काफ़ी है ना। उसके अल्फाज बेमानी हैं, मगर वो मानी रखते थे। वो मुझे अंदर से मारते थे। नाम क्या है उसका? कौन से डिपार्टमेंट में है? सिकंदर सर्द लहजे में बोला, नहीं, प्लीज़। वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसने तो पुलिस को मेरे पीछे भेजा था और मेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए उससे इंस्पेक्टर से ऐसा करवाया। आपको कसम है, वरना मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसने भेजा था? क्यों, क्या हुआ था? और खतरनाक? वो हंस पड़ा। सही मजाक उड़ाने वाली हंसी थी उसकी। इस शहर में सिर्फ एक शख्स की दहशत है, और वो भी सिकंदर भागी। सिकंदर के आगे ये सब चूंटी है, चूंटी। बताओ, क्या हुआ था? इतना यकीन था उसके लहजे में कि अनीका को बताना पड़ा। एक दिन मैं उसकी बातों से इतना हर्ट हुई कि मैंने कहा कि आइंदा वो मुझसे दूर रहे, वो मुझे अपनी शक्ल न दिखाए। इगोइस्टिक इंसान था, और आपको पता है इगोइस्टिक इंसान क्या करता है। मैं उसकी सारी पाबंदियों से खुद को आज़ाद करके अपनी नॉर्मल रूटीन में आने लगी। कुछ दिन तो मुझे लगा था वो कुछ करेगा ज़रूर। इतने आराम से वो शख्स कैसे बैठ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया, तब उससे अपना वार किया। मुझे कॉल करके रोने लग गया कि अगर मैं उसके पास आई तो वो मर जाएगा। उसके रोने में इतनी सच्चाई महसूस की मैंने कि मेरा दिल डूब गया। मैंने उसे कुछ भी करने से मना किया और कहा मैं उससे कल मिलूंगी, मगर वो बात जिद था। अगर अभी नहीं आई तो खुद को मार डालेगा। और तुम चली गई उसके पास, इतनी सी बात पर? बेवकूफ़, स्टूपिड लड़की। अकल कहाँ गई थी तुम्हारी? ये अल्फाज फारूक के थे, सख्त, कटीले। औरत का दिल कमज़ोर होता है अनीका। इस बात पे मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा। ये हम मर्द इस बात का खूब फ़ायदा उठाते हैं। नर्म मजबूत लहजे में बोलता वो शेर दोस्त सिकंदर था। मैं किसी तरीके से वहां से निकल गई, ऊबर मंगवाई और उसके घर आई। वहां पे वो बैठा था, निढाल, नशे की हालत में। आया तो मुझे थप्पड़ मारकर ज़बरदस्ती करने लगा। मैं कैसे भी करके वहां से बाहर भागी, मगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। गली से निकली भी नहीं थी कि पुलिस कार ने एकदम मुझे रोक लिया। और वो बैग? शीते, मेरा मतलब है कि कांस्टेबल रशीद ने मुझे बताया कि वो तुम्हें बैग समेत पकड़ कर लाए थे। बैग? कौन सा बैग? मेरे पास तो कोई बैग नहीं था। ओए, एक गल दसनी सी। बको, वो जिस कुड़ी दी जान तू बचाई है, ਉਹਦੇ बैग ਵਿੱਚ कपड़े ਦੇ ਨਾਲ मनशेई भी निकली। एक गल मैं दसना भूल गया सी। क्या? सिकंदर को एकदम अपने और शीते की जेल में गुफ्तगू याद आई। समझ गया। वो पुलिस वाले उस शख्स से मिला हुआ था। उसने तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा किया। ना सिर्फ तुम घर से भागी हुई लगती, बल्कि तुम्हारा जुर्म बड़ा करने के लिए उसे मंशियात का केस भी थोप दिया। कितना घटिया है। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्लीज़ आप। सिकंदर ने उसके सर पे हाथ रखकर उसकी बात काटी। एक मोहब्बत के नाम पे हारी हुई लड़की को मैं पहले से खो चुका हूँ अनीका। दूसरी को खोने की सकत मुझ में नहीं है। नाम बताओ उसका। तुम्हारा भैया है ना, तुम्हारी इज्जत पे जरा सी आंच नहीं आने देगा। मुझ पे भरोसा रखो। तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो अनीका। आई फील डिस्कस्टेड। तुम ना सिर्फ मामा पापा की नजरों में गिरी हो, बल्कि मेरा गुरूर भी तुमने मुझसे छीन लिया। फारूक हुसीली नजर से अनीका को देखते हुए वहां से चला गया, जबकि सिकंदर उसका सर थपक कर उठ पड़ा था। दोनों उसके भाई थे और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अरे, कहाँ जा रही हो? रमशा गुस्से से बिस्तर से जाने लगी जब सिकंदर ने उसका पासो पकड़कर रोक लिया। रमशा उसका पासो झटक कर बोली,
मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, आप यहाँ आराम से सोएं। तो फिर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारे बगैर यहाँ आराम से सोऊंगा। देखिए, आप मुझे खाने की हद तक फोर्स कर सकते हैं, मज़ीद मैं आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए फोर्स कर सकता हूँ, हक रखता हूँ। रे, चुप करके लेट जाओ वरना मुझे ज़बरदस्ती करना आता है। मैं अब आपकी धमकी में नहीं आऊंगी। वो जाने लगी जब सिकंदर फुर्ती से दरवाजे तक की तरफ आया। लॉक लगाकर वो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। रमशा ने उसे गुस्से से देखा जबकि वो मुस्कुराए जा रहा था। हटिए। हटाओ? इतनी बहादुर और ताकतवर हो तो भागो, हटा के दिखाओ। सिकंदर हट जाइए, मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। अगर तुमने वलीमे से पहले बात कही होती तो जाने देता, मगर चूंकि तुम मुझे अपना आप सुपुर्द कर चुकी हो तो अब नॉट अ चांस लेडी। सीने पे बाजू लपेटे वो मजबूत लहजे में बोला, मैं आपका हशर कर दूंगी। हटिए, वरना मैं टेरेस से छलांग लगा दूंगी। वो हंस पड़ा जैसे छोटे बच्चे की बात पे कोई बड़ा हंसता है। उससे रमशा के बाल बिगाड़े। माय प्रिंसेस, वो बातें करती ही क्यों हो जब तुम्हें पता है ये बातें नामुमकिन है। रमशा मुठियां जोर से भींची, उसे सख्त नजरों से देखने के बाद घूमी और तकिया उठाकर जमीन पे फेंक कर लेट गई। उससे आंखें मूंदी ही थी जब उससे 7 तकिए को गिरते हुए महसूस किया। फट से आंखें खोलते हुए उसने देखा सिकंदर उसके साथ जमीन पर लेट चुका था। आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? वो तेजी से कहते हुए एकदम बैठ गई। सिकंदर ने बाजू अपनी आंखों पे रख दिया और उसे फुल इग्नोर करने के मूड में था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। खामोशी। गो टू हेल। उठकर बिस्तर पे आ गई। अब अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपका कीमा बना दूंगी। 5 मिनट उसे आंख बंद करते हुए गुजर गए। जब उसे लगा सिकंदर उठकर बिस्तर पे नहीं आया तो शुक्र का सांस लेते हुए उसने खुद को नींद की वादी में जाने दिया। तभी उसे बिस्तर पे वजन पड़ता हुआ महसूस हुआ। अपने गिर्द फैलते मजबूत मर्दाना बाजू ने उसकी आंखें खुलने पर मजबूर किया। उसकी पेशानी पे लप रखे बोला, मुझे कीमा सख्त नापसंद है। हाँ, कौरमा शौक से खा लूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल। रमशा तेजी से उठकर तकिया उठाते हुए उसे मारने लगी। चले, कौरमा बनाती हूँ आपका। सिकंदर अपने बचाव के लिए हाथ आगे करने लगा। जालिम बीवी, शोहर पे तशद्दुद, कितनी चालाक हो। सबको भेज चुका हूं तो तब हमला कर रही हो। खैर कोई नहीं, असला तो मेरे पास भी है। उससे अपना तकिया उठाया और रमशा को मारने लगा। रमशा एकदम पीछे हो गई, लेकिन इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। 1 मिनट के लिए उस सारी धमकी, सारी संजीर भूलकर मुस्कुराते हुए उसे मारने लगी। सिकंदर बचकर उसके बाजू पे तकिया मारते हुए बोला, सिकंदर नाम है मेरा। जीत हमेशा मेरे मुकद्दर में रही है। रमशा एक लम्हे रुक कर उसे देखने लगी। अल्लाह करे सिकंदर, हर मोड़ पे जीत आपका मुकद्दर बने। तस्वीर के दानों को छूते हुए वो सोच में गुम सामने लगी टीवी को घूर रही थी। घर भी बजती बेल पे भी उनका ध्यान नहीं गया था। थोड़ी देर पर मुलाजमा उनके सामने आई थी और उन्हें पुकारने लगी। जब मुलाजमा ने पढ़कर उनका इशारा हिलाया तो एकदम चौंक पड़ी। क्या बात है मास्टर? उन्होंने नासमझी से मास्टर को देखते हुए पूछा। बीबी जी, वो बाहर मेहमान आई हैं बैग के साथ। मेहमान? कौन? इससे पहले मुलाजमा उन्हें आईना की आमद का बताती। आईना की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। फूफो, कहाँ हैं आप? शुमाइला के चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट फैल गई। आईना आई है? मेरी आईना? वो एकदम हैरत और खुशी से कहते हुए उठी। अंडा तो उबाल के खा चुकी हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? अंडे से थोड़ी काम चलेगा। उनको कुछ कहा तो वही चीज़ सर्जनों में ले आएंगे। छोड़ो अभी अंडे को, पढ़ लो। अगर एग्जाम्स पूरे हुए तो मामा ने दोबारा पेपर देने के लिए कहना है। उनको पता नहीं क्या शौक है मुझे डॉक्टर बनाने का। अच्छे हाथ से 1000 फील्ड है। मेरे मामा हर काम में मुख्तलिफ है, लेकिन इस मामले में क्यों टिपिकल साबित होना था? खुद से कहते हुए उससे अपना बैग उठाया और किताबें निकाली। किताबें देखते हुए उसको मजीद भूख लगने लगी। तुम्हें क्या तकलीफ है? पहले तो दिमाग की दही बनाते हो, ऊपर से मेरे बेचारे मासूम पेट पे जुल्म करते हो। जरा तो तरस नहीं आता मुझ पर? जब भी तुम्हें खोलती हूँ अचानक भूख लग जाती है। आज जो सोने पे सुहागा, मैंने खाई भी तो सिर्फ एक अंडा।
फोकस बख्तावर, पढ़ाई करनी है, उससे कहते हुए उससे नोट्स निकाले और याद करना शुरू हो गई। बीच बीच में बार बार खुदात का चेहरा उसकी आंखों के सामने ले आता, मगर सर झटक कर उसे 10 सुनाकर 3-4 अल्फाज से याद करती। अगर तुम मामा के घर होती तो इस वक्त तुम्हारे सामने खाने की ट्रे सजी होती, और अब देखो ये सलूक हो रहा है तुम्हारे साथ। एक मामा को तुम्हारी परवाह है, बाकी सब अपनी अपनी दुनिया में मगन। मामा ना हो तो ये दुनिया तुम्हें ज्योति की नोक पर रखे। अल्लाह, क्या सोचने लग गई हूँ। मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। असल में मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। मैं इतने आराम से उनको कैसे छोड़ सकती हूँ, इसलिए कि वो मेरे से बहुत बड़े हैं। देख लूंगी। और लड़कियों से ऐसे कौन बात करता है। अच्छा हो वो इससे निकाले गए, अब इसे मुल्क से भी निकाले जाए। एकदम फोन बस होने पर वो चौंकी। उससे देखा हासिक उसे कॉल कर रहा था। फोन उठाकर उसे बड़ी बेसारी से हेलो कहा। अरे वक्त मोहतरमा, इस वक्त तक सो रही हो? भा को पता चला तो पता है ना कितना गुस्सा करेंगे। बख्तावर को गुस्सा चढ़ गया। एक तो यहाँ मेरा पहले ही दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से आप जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं। हासिक एकदम हंस पड़ा। अरे क्यों, क्या हुआ? इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा? कहीं पेपर्स की तैयारी ने तो दिमाग खराब नहीं किया? वेरी फनी। आपने तो यूनिवर्सिटी पहुंच गए, मजे हैं। आपको क्या पता मैं किन मसलों से गुजर रही हूँ। अब भला बताएं, इस माहौल में 90% भला कैसे ला सकती हूँ। मुश्किलों से पास ही हो जाऊं तो बड़ी बात। और मेरे मामा, वो समझे मैं यहाँ बड़े सुकून से पढ़कर अच्छे नंबर लेकर मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, तो नहीं कह दे आई एम सॉरी, मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा भाई, ना लेना एडमिशन। अभी बताओ क्या कर रही हो? करना क्या है, भूख से बुरा हाल हो रहा है भाई, और घर में कुछ भी नहीं है। क्यों, बाकी सब किधर हैं? तो रायना आप भी तो कराची चली गई, उनका नौकर छुट्टी पर है, घर में सामान कोई नहीं, और हानी मामा अपने काम पर। ओहो, तो मुझे कॉल करती पागल लड़की। अच्छा, अभी ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। रास्ते में सुपरमार्केट भी हो आएंगे। अरे मेरा दिमाग भी काम नहीं किया, चले फौरन आइए, वरना मैं अपना इरादा बदल लूंगी। अच्छा यार। आधार एकदम दरवाजे के पीछे हुआ, उसकी मुठ्ठियां भींची गई। गहरा सांस लेते हुए तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा। उसे रोकने के लिए कुछ तो सोचना था। सोते हुए बेतहाशा मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। इस शख्स को इतना प्यारा क्यों होना था, इतना अच्छा, इतने नरम दिल का। क्या था सिकंदर, कितने रंग थे सिकंदर के। मैम, वो उनकी स्टेप सिस्टर हैं। वो बहुत बुरी कंडीशन में थी तो भा उन्हें यहाँ ले आए। अच्छे टर्म्स तो नहीं हैं, मगर जब किसी भी लड़की को तकलीफ में देखते हैं तो उन्हें अपनी बहन सोफ़ी, सॉरी, हाँ बोलो जावेद, क्या सोफी। उन्हें अपनी बहन याद आ जाती है। सिकंदर बहुत प्यार करता था ना सोफी से। बहुत। मगर मैम एक बात कहूँ, हाँ कहो। सर जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं उतना शायद ही किसी से किया हो। पहले तो वो अपने इमोशंस को बड़ा कंट्रोल करते थे, मगर आपके आते ही क्रेजी मैड हो गए। अच्छा, पुनः आंखों से हंस पड़ी। प्लीज़ ये सारी बातें सर को ना बताइएगा, वरना आपको पता है ना मेरा कैसा हशर करेंगे। उसे हाथ बढ़ाकर सिकंदर के बालों में अपनी उंगलियां घुसाकर उन्हें बड़े प्यार से समेटा। आप मुझे इतने अजीज हैं सिकंदर, कि आपके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। मगर ये तो सिर्फ जुदाई है, आपकी जिंदगी के आगे मैं ये मौत का अमृत पी लूंगी। बहुत से आंसुओं को उसे सख्ती से रोका था, आज उन्हें बहने दिया। आप नहीं होंगे तो भक्त का क्या होगा। भक्त तो जिंदा नहीं रह पाएगी, हन्नान भाई तो बिल्कुल टूट के रह जाएंगे। मुझे पता है वो तो हर चीज से नाता तोड़ देंगे। आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। उसके बाद आनिया तो ना सिर्फ शोहर के टूटने पे बिखर जाएगी, बल्कि उसका एक भाई छीना जाएगा। वो भाई जिससे अपना मान बख्शा, जिसने उसकी रेह को एक नई जिंदगी दी, उसे बोलना सिखाया, अपने लिए खड़े होना सिखाया। अनीका, जिससे आज उसके अपने तक भी खिलाफ हो गए, लेकिन एक उम्मीद तो है, उसका एक भाई है जो उसे कभी अकेला नहीं होने देगा। वो
और ऐसे देकर बेशुमार लोगों की उम्मीदें तोड़ दूं, सेल्फिश बन जाऊं। मेरे लिए आपके बगैर जीना बहुत मुश्किल है सिकंदर, लेकिन आपका जिंदा वजूद मुझे जीने की उम्मीद ज़रूर बांधेगा। उसने सिकंदर के चेहरे पे हाथ फेरा। दाढ़ी काफ़ी घनी हो चुकी थी, वो मज़ीद प्यारा हो गया था। आप सोफ़ी को कभी मार नहीं सकते दाऊद, आप अपने आप को ख़त्म कर डालते, लेकिन सोफ़ी को कुछ होने ना देते। जो भाई अपनी सौतेली बहन के लिए अपने सगे बाप से लड़ सकता है, वो अपनी बहन को मारेगा। व्हाट अ जोक! पूरी दुनिया भी आकर कह दे, हत्ता कि आप भी कहने लग जाएं, तो भी नहीं मानूंगी। मेरा सिकंदर ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने मोहब्बत की तो एक बहुत ही अच्छे इंसान से की। मेरा इंतखाब बहुत खूबसूरत है। मैं आपको खो नहीं सकती सिकंदर। सिकंदर ने करवट उसकी तरफ की तो वो एकदम हाथ पीछे करते हुए अपने आंसू तेजी से साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने बाजू उसकी साइड पर रखा तो एकदम चौंक पड़ा। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसे बैठे हुए पाकर बोला। रे, रमशा तेजी से रुख मोड़कर लेट चुकी थी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? वह उठकर उसकी तरफ झुकते हुए पूछने लगा, लेकिन रमशा उसका जवाब दिए बिना आंखें जोर से बंद कर चुकी थी। सिकंदर ने उसको कंबल अच्छी तरह ओढ़कर अपनी थोड़ी उसके कंधे पे रखकर दोबारा सो गया, जबकि रमशा ने दोबारा अपनी आंखें खोल ली। हन्नान को तो साथ ले आती बेटा, ऐसे अकेली क्यों आ गई? तुम्हें तो पता है ना आजकल के हालात का। हन्नान बेटे को जरा सा ख्याल कर लेना चाहिए था। उनकी बात सुनते हुए दुराना एकदम मुस्कुरा पड़ी। फुफ्फू, हन्नान को मैं कह रही थी कि चले मेरे साथ, मगर एक तो उनकी ड्यूटी, ऊपर से उनकी भांजी आई हुई थी, जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दुराना ने चाय का कप साइड टेबल पे रखते हुए कहा, अरे फिर अगर तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए थे तो क्या ज़रूरत थी उनको छोड़कर आने की? अल्लाह पुप्पू, क्या चाहती हैं आप? मेहमान से ज़्यादा आप अहम हैं मेरे लिए। आप अकेली हैं तो मैंने सोचा मेरा इस वक्त आपके पास होना ज़रूरी है। आईना, एक बात पूछूं? मिशी का कुछ पता चला? भाई की तरफ से कोई नई खबर, कोई नई बात? दुराइना का इतना दिल किया कि वो बता दे कि मिशी बिल्कुल महफूज है और एक ऐसे शख्स की हुई जो उसको बेइंतहा चाहता है। इतना खूबसूरत दिल का शख्स है वो कि कोई उसे देखे तो बस उसे अपनाने का सोचे। मगर इस मीडिया ने सारी इमेज बर्बाद कर दी थी, जिससे चाहकर भी बहुत से लोग सिकंदर को बुरा समझेंगे। फूफू, कोशिश जारी है, नाउमीद आपने बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह हमारी प्यारी सी मिशी एक दिन सही सलामत आपके सामने होगी। बात सुनिए। बख्तावर मेन दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी जब हतात की आवाज़ से वो एकदम रुक गई। घूमकर उससे देखा, वो हाथों में फ़ोन पकड़े उसके बोलने का मुंतज़िर था। जी बोलिए। बख्तावर का लहजा अपने मिजाज के निस्बत काफ़ी संजीदा था। वो अभी दुरायना का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि कुछ सामान लेना है तो मैं आपको ले जाऊं। एकदम बख्तावर को हैरानगी हुई। कहाँ, ये मुझसे एक मिनट पहले चिढ़ रहे थे, अब इतने आराम से कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो। क्यों, आपको तो ज़्यादा पता है चीज़ों के बारे में। मुझे क्यों साथ लेकर जाना चाहते हैं? क्या दुराइना आप ही को भी लगता है आप हर चीज़ दर्जनों के हिसाब से लाते हैं? इस लड़की की जुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी है, चुप रहती हुई ही अच्छी लगती थी। फताहत ने दिल में सोचते हुए बामुश्किल अपनी जुबान को काबू में रखते हुए कहा, मुझे वाकई कुछ चीज़ों का नहीं पता। आपकी मदद दरकार है। देखने में आप काफ़ी स्मार्ट लगती हैं। दुरायना ने कहा था, आप कह रही थी कि आप सब हैंडल कर लेंगी। ये तंज कर रहे हैं या सचमुच मेरी तारीफ? मगर अभी थोड़ी ही मिनट में मेरा कज़न आने लगा है। ऐसा करें, आप मुझे ये लिस्ट दे दें, मैं उसके साथ ले आऊँगी। डैम इट, ये बात मैंने सोची कैसे नहीं। खुदात को कज़न के जिक्र से वैसे ही गुस्सा आ गया। पता नहीं गुस्सा क्यों आ रहा था। गॉश खुदात, तुम एक मिच्योर 36 साल आदमी हो। बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। नहीं, बेहतर होगा आप मेरे साथ चलें, क्योंकि इस घर में मैं और आप रह रहे हैं, आपका कज़न नहीं। खुदात अपने लहजे को सख्त करना ज़रूरी था। वक्त ने उसे उलझ कर देखा। मगर वो आने वाला है। अच्छा ठीक है, मैं मना कर देती हूँ। बख्तावर, तुमने इसे मना क्यों नहीं किया? पता भी है ये शख्स कितना रूड है। थैंक यू,
मैं गाड़ी की चाबी लाता हूँ।